नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे वाचन शिक्षण की विधियों का। भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने वाचन के संबंध में अनुसंधान किए हैं। इन अनुसंधानों के आधार पर शिक्षा जगत में वाचन संबंधी कई विधियां प्रचलित हैं। उनमें से सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं स्वरोच्चारण विधि का, द फोनिक्स एंड फोनेटिक मेथड। स्वोच्चारण विधि का संबंध अक्षरों और शब्दों की ध्वनि से है। पश्चिम में यह विधि चाहे नहीं हो, परंतु भारत जैसे देश के लिए इस विधि में कोई नवीनता नहीं। भारत में यह विधि बहुत पहले से ही प्रचलित है। इस विधि में शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। इस विधि से भारतीय भाषाएं अंग्रेजी भाषा से कहीं अधिक आगे हैं। अंग्रेजी में एक अक्षर की कई कई ध्वनियाँ होती हैं, परंतु भारतीय भाषाओं में प्रत्येक अक्षर की एक ही ध्वनि होती है। हिंदी भाषा में प्रायः 13 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, परंतु 12 स्वरों की ही होती हैं, जिसमें ऋण की मात्रा का प्रयोग कृपा, पृथ्वी, मृत, सृष्टि, पृष्ठ, ग्रह, हृदय जैसे कुछ संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है। भाषा सिखाने की पुरानी पद्धति में का, किक्की, कुक्कू, कोको, कंगो, आह आदि 12 खड़ी का प्रयोग किया जाता था। विद्यार्थी को 12 खड़ी रटवा दी जाती थी, परंतु अब इस पद्धति में सुधार किया गया है और स्वरों का ज्ञान क प्लस आ, का प्लस बड़ा का, इस तरीके से दिया जाता है। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों को यह पता चल जाता है कि किसी व्यंजन में विभिन्न स्वरों के संपर्क में उन्हें जैसी ध्वनि पैदा हो सकती है। छोटे छोटे बालक का, ख, ग, घ जैसे हलंत व्यंजनों का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर पाते। वे इन व्यंजनों को भी क, ख, ग, घ आदि के समान ही पढ़ते हैं। स्वोच्चारण विधि द्वारा किसी अपरिचित शब्द को पहचानने में तो बड़ी सहायता मिलती है, परंतु द्रुत गति से बाधा रहित वाचन में इस विधि से सहायता नहीं मिलती। दूसरी है देखो और कहो विधि, लुक एंड से मेथड। इस विधि के द्वारा ना तो पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है और ना ही उनकी ध्वनियों का। इस विधि में चित्रों का प्रयोग आवश्यक है। चित्रों के ऊपर या नीचे उनका बोध कराने के लिए शब्द लिखे होते हैं। चित्रों का आकार इतना बड़ा होता है कि उन्हें चित्र के निकट आने की कोई आवश्यकता नहीं। बालक अपने अपने स्थानों पर रहते हुए उस चित्र को देख सकते हैं। यदि अध्यापक चाहे तो श्यामपट्ट पर स्वयं भी चित्र बना सकता है। इन चित्रों के द्वारा उन्हीं शब्दों का परिचय बालकों को कराया जाता है जो कि उनकी अनुभव परिधि के भीतर हों। यह पद्धति बड़ी आकर्षक और रोचक है। अनेकों बार उस चित्र और शब्द को देखने के बाद उस शब्द का चित्र बालक के मानस पटल पर गहरा अंकित हो जाता है। जब जब वह उस वस्तु या चित्र का स्मरण करता है, तब तब उसे वह शब्द चित्र भी याद आ जाता है। इस शब्द चित्र में कई वर्ण होते हैं, जैसे सलगम में सा, ला, गा, म। इन सभी वर्णों से वह भलीभांति परिचित हो जाता है और धीरे धीरे ऐसे ही अन्य चित्रों और शब्दों के आधार पर
उसका वर्ण ज्ञान इतना पूर्ण बना दिया जाता है कि वह उन वर्णों से बने किसी अन्य शब्द को भी पढ़ सकने में पूर्णतः समर्थ होता है। थोड़े से अभ्यास के बाद वह इन शब्दों के वर्णों को लिख भी सकता है। इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। इस पद्धति के द्वारा केवल वही शब्द लिए जा सकते हैं जो बालक की अनुभव परिधि के भीतर हो। शब्दों की संख्या अपरिमित हो, इसीलिए अपरिमित शब्दों को पढ़ने में या पढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस पद्धति में यदि थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो बड़ा अनर्थ हो सकता है और कुछ का कुछ पढ़ सकते हैं। अगली विधि है अक्षर बोध विधि, द अल्फाबेट मेथड। यह विधि संसार की सबसे पुरानी विधि है। अभी तक इस विधि का प्रयोग भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। इस विधि के द्वारा क्रमानुसार वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। अक्षरों का ज्ञान हो जाने पर बालकों को शब्द बनाने सिखाए जाते हैं, जैसे वा, रा, गा, द, बरगद, अचकन, अचकन। जहाँ तक नागरी लिपि का संबंध है, यह पद्धति अधिक दोषपूर्ण नहीं, क्योंकि नागरी लिपि की वर्णमाला के अक्षरों का क्रम उच्चारण स्थान के अनुसार ही निश्चित है। श्री मेंजिल के मतानुसार इस विधि के द्वारा वर्णमाला को सीखने में बहुत अधिक समय लग जाता है। छोटे छोटे बालक महीनों वर्णमाला के अक्षर रटते रहते हैं। वर्णमाला को सीखने में कठिनाई का भी एक कारण है। का, ख, ग, घ इत्यादि निरर्थक ध्वनियाँ हैं जिनका बालक के लिए कोई उपयोग नहीं होता। इस विधि का दूसरा दोष यह है कि जब बालक एक एक अक्षर से पूरा शब्द बनाएगा, जैसे वा, ट, न, बटन, तो उसे इस प्रकार पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा और वह आगे चलकर उचित गति से वाचन कर सकने में समर्थ नहीं हुआ। इसके अगली विधियां हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।